नमस्कार। सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रितु। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की 2 क्लासेज हो चुकी है और आज हमारी तीसरी क्लासेज है। और इसके अलावा 2 और अतिरिक्त जो क्लासेज हुई है वो आर ओ के विगत वर्षों के हिस्ट्री से जो पूछे गए प्रश्न थे उनकी हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है आपका ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और भारत विजय। और इस टॉपिक के अंतर्गत मेनली हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो हम देखेंगे अंग्रेजों के विजय से पूर्व बंगाल की स्थिति कैसी थी, यानी बंगाल के जो नवाब थे उनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्लासी के युद्ध का वर्णन करेंगे। उसके बाद हम जो बक्सर का युद्ध हुआ और उसके पश्चात जो 2 प्रमुख संधियां हुई, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि, और इन सब का जो है क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, इन सब की एक एक कर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम अपने आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और भारत पर विजय। तो सबसे पहले हम अंग्रेजों की बंगाल विजय की चर्चा करेंगे। बंगाल पर विजय के बाद हम फिर जो प्लासी का युद्ध होगा और उसके बाद हम बक्सर के युद्ध की चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश विजय से पूर्व का जो बंगाल था वो कैसा था, वहाँ की स्थिति कैसी थी, वहाँ के जो नवाब थे उनके शासन करने का जो तौर तरीका था और जो भी मुख्य उनसे संबंधित जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनकी भी हम एक एक कर चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात और मैं बताना आप सभी को भूल गई। कल की क्लास में पढ़ाते वक्त एक फैक्ट्स मैं गलत बोल दी थी। मैं सत्य शोधक समाज के बारे में 1883 बोली थी, जबकि सत्य शोधक समाज का जो स्थापना हुआ था ज्योतिबा राव फूले द्वारा 1873 में की गई थी। तो आप इस चीज़ को सुधार लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस चर्चा को करने से पहले बंगाल के नवाबों की चर्चा करते हैं कि कैसे बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की नींव पड़ती है और उसके बाद कौन कौन से जो हैं नवाब बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1700 की, जबकि मुगलों का शासक किसके हाथ में था शासन, वो औरंगजेब में। तो 1700 में जब औरंगजेब शासन में था मुगलों के, हम बात कर रहे हैं 1700 ईस्वी की, जब मुगल शासक कौन था, वो था आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया कि बंगाल का जो दीवान है वो किसे नियुक्त किया, वो मुर्शिद कुली खां को। और बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया, बंगाल का उस समय सूबेदार जो था वो था अजीमुशान। जिसकी चर्चा हमने अपने पिछली क्लास में थोड़ी सी की भी थी। तो अजीमुशान हमेशा जो है कार्यों से, मतलब शासकीय कार्यों से दिल्ली में रहता था। तो अगर बंगाल का वास्तविक जो शक्ति था वो मुर्शिद कुली के हाथों में था। अगर बात की जाए तो बंगाल की वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी, मुर्शिद कुली के हाथों में। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु पश्चात क्या होता है, दिन प्रतिदिन मुगलों की स्थिति गिरती जाती है। फिर 1717 में फर्रुखसियर जब मुगल शासक बनता है तो फर्रुखसियर क्या करता है, अब बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, फैक्ट्स भी इसमें है। 1717 में जब मुगल शासक कौन बन जाता है, फर्रुखसियर। कौन बनता है, फर्रुखसियर।
फर्रुखियर शासक बनता है तो ये क्या करता है, मुर्शिद कुली खां को मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना देता है, बंगाल का सूबेदार। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अब बंगाल फर्रुखियर के समय जो है बंगाल का सूबेदार कौन नियुक्त हो जाता है, वो हो जाता है आपका मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां करता क्या है, यहां हम देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। तो मुर्शिद कुली क्या करता है कि जब 1717 में वो बंगाल का सूबेदार बन जाता है तो वो मुगलों की कमजोर स्थिति या दिन प्रतिदिन गिरती स्थिति का फायदा उठाते हुए वो बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की नींव रख देता है। और इसका फायदा सिर्फ बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां ने ही नहीं किया, बल्कि अवध में भी सआदत खां ने एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। हैदराबाद में कहा निजाम उल मुल्क जो था, मैसूर में हैदर अली, और इसके अतिरिक्त कर्नाटक केरल में भी वहाँ के राजाओं ने एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। तो क्या करता है मुर्शिद कुली, जब बंगाल का नवाब 1717 में, यहाँ देखिएगा मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव रख देता है या की स्थापना कर देता है। तो स्थापना करने के बाद ये क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो अगर हम इसके मुख्य कार्यों की बात करें तो मुख्य कार्यों में ये करता है, पहला तो आपका करता है कि जो राजधानी थी ढाका से स्थानांतरित करके क्या कर देता है, ये कर देता है मुर्शिदाबाद। कहां कर देता है, मुर्शिदाबाद। उसके अतिरिक्त क्या करता है, ये तकावी ऋण देता है। जो गरीब किसान हैं जिनको भू राजस्व बंदोबस्त मतलब भू राजस्व देने की स्थिति नहीं है, गरीब किसानों को कृषि की स्थिति सुधारने के लिए या कृषि में विकास करने के लिए तकावी ऋण देता है। लेकिन इसकी याद रखिएगा शुरुआत किसने की थी, तो मध्यकाल में जो तुगलक वंश का था, जिसे हम MBT मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, इसने सर्वप्रथम तकावी ऋण की शुरुआत की थी। ये गरीब किसानों को दिया जाता था। इसके अलावा इसने शुरू की थी इजारेदारी व्यवस्था। इसमें क्या होता था, ठेके पर जो था जो भू राजस्व बंदोबस्त था उसे वसूला जाता था। ठेके पर जो भू राजस्व को था वो वसूला जाता था। इसके अलावा इसने जागीर भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। खालसा भूमि का अर्थ होता था, ये भी था भू राजस्व बंदोबस्त से ही संबंधित था जागीर भूमि। तो तब खालसा जो भूमि होता था, ये जो नियंत्रण होता था सीधे बादशाह के हाथों में, जो वहाँ का नवाब होता था उसके हाथों में जो होता था सीधे नियंत्रण होता था। तो ये 3-4 जो है मुख्य कार्य जो है मुर्शिद कुली खां ने किए थे। अब यहाँ हम देखते हैं इनके पूर्व क्या होता है कि बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ देखना है बंगाल का जो उस समय नवाब था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भी शासक था, क्योंकि उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक ही प्रांत था। 1912 में जाकर बंगाल और बिहार का विभाजन होता है और उसके पश्चात 1936 में जो है बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आते हैं। तो ये तब की बात हो रही है। फिर यूरोपों के निरंतर
बंगाल जो था, यूरोप में जो व्यापार होता था, यूरोप में निरंतर कच्चे जो भी उत्पाद थे जैसे कि सोरा, चावल, नील, सूती कपड़े, काली मिर्च, चीनी, रेशम, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। यानी बंगाल से यूरोप में हमेशा, निरंतर मतलब हमेशा जो है इन कच्चे उत्पादों का जो होता था वो निर्यात होता था। इसके अलावा 1757 से 65 के मध्य देखेंगे, 1757 से 65 के बाद देखेंगे कि 8 वर्षों में लगभग 3 से 4 नवाब आते हैं। पहले सिराजुद्दौला आता है, फिर जाफर, फिर कासिम और फिर क्या बोलते हैं पुनः जाफर आता है। तो उस समय जो होता है शक्ति का हस्तांतरण जो हो जाता है बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों की ओर होने लगता है। कब? प्लासी की घटना होती है 1757 में, और उसके बाद 1764 का बक्सर युद्ध होता है। इसके बाद जो होती है बंगाल की शक्ति किसके हाथों में चली जाती है? तो वो जो है अंग्रेजों के। तो यहाँ तक अभी हमने जो बात की थी वो सिर्फ हमने बात की थी किसकी? मुर्शिद कुली खां की। अब आता है, इससे पहले देखेंगे थोड़ी सी चर्चा और हम कर लेते हैं नवाबों के बारे में। तो मुर्शिद कुली खां कब से कब तक रहता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1717 से 1727 तक रहता है। 27 में अगर मैं बात करूं तो इसकी मृत्यु हो जाती है। 1727 में इसकी मृत्यु, यानी मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो जब 1727 में इसकी मृत्यु होती है तो इसका जो दामाद है सुजाउद्दौला वो शासक बनता है। कौन अगला शासक बनता है? तो याद रखिएगा, फिर अगला शासक नहीं, बंगाल का नवाब कौन बनता है? सुजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला कब से कब तक रहता है? तो याद रखिएगा 1727 से 39 यानी 39 तक ये जो है ये बंगाल के नवाब के रूप में रहता है। इसके पश्चात कौन बनता है? इसका बेटा बनता है सरफराज खां। और ये बहुत कम टाइम के रहता है, 1739 से 40 तक रहता है। और जब सरफराज खां ही रहता है तब जो बिहार का सूबेदार था, कौन था उस समय? अलीवर्दी खां। बिहार का सूबेदार जो था अलीवर्दी खां, गिरिया में, गिरिया है मुर्शिदाबाद में, वहाँ युद्ध करता है और उसमें सरफराज खां को पराजित करके अलीवर्दी खां जो है अगला नवाब बन जाता है। कौन बनता है? अलीवर्दी खां। तो ये रहता है, याद रखिएगा 1740 से लेकर 56 तक जो है ये शासक रहता है। कौन रहता है? अलीवर्दी खां जो रहे वो वहां से वहां तक शासक रहता है। 1717 से लेकर 40 से लेकर 56 तक जो है ये शासक रहता है। इसके बाद अलीवर्दी खां क्या क्या मुख्य कार्यों की अगर बात की जाए तो ये कलकत्ता और चंद्रनगर में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की किलाबंदी को मना कर देता है। जो वो किलाबंदी करते थे उसे अनुमति नहीं देता है। और यही जो शासक था अलीवर्दी खां, यूरोपियों को मधुमक्खी की भी उपमा दी थी। इसने कहा था कि अगर आप इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो आप ये शहद देंगे, लेकिन अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो ये काट काट कर मार डालेंगे। तो फिर अलीवर्दी होता है, और अलीवर्दी की जब मृत्यु होती है तो इसके बेटे नहीं थे, 3 बेटियां थी। एक घसीटी बेगम थी, उसके अलावा एक बेटी थी जिसका बेटा था शौकत जंग, और एक बेटी का जो छोटी बेटी थी उसका बेटा था सिराजुद्दौला। तो इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है, और ये भी बहुत कम टाइम के लिए बनता है, 1756 से 57 तक ही सिर्फ जो है शासक बनता है। और इसी के समय जो है प्लासी का युद्ध होता है। तो यहाँ जो हम चर्चा करेंगे अभी सिराजुद्दौला के बारे में ही करने वाले हैं। और सिराजुद्दौला, यहाँ हम क्रम देखते चले जा रहे हैं। सिराजुद्दौला के बाद फिर कठपुतली सरकार आ जाती है, मीर जाफर बनता है। मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम बनेगा आपका। मीर कासिम के बाद जो शासक बनता है वो आपका बनेगा कौन? फिर से पुनः फिर मीर जाफर बनेगा। और इसके बाद मीर जाफर के जो है बेटा बनता है नजमुद्दौला।
नजमुद्दौला जो बनता है, और नजमुद्दौला के बाद कौन बनता है, सबसे अंतिम जो बनता है वो बनता है सैफ उल दौला। याद रखिएगा सैफ उद दौला जो, तो ये बनता है 1757 से पहले 60 तक, फिर 60 से 63 तक ये रहता है 1760 से 63 तक, फिर 1763 से 65 तक मीर जाफर फिर रहता है, फिर 1765 से 66 तक रहता है नजमुद्दौला, और फिर 1766 से 70 तक जो है रहता है सैफ उद दौला। तो ये नवाबों के, बंगाल के नवाबों का क्रम है। इससे पहले जो था वो था जिसकी हमने बात की, मुर्शिद कुली खां, जो कि कब से कब तक था, तो 1717 से 27 तक। ये बंगाल के नवाबों का अगर आपसे क्रम पूछा जाए, नवाबों का क्रम, तो ये एक याद रखिएगा, बंगाल के नवाबों का ये क्रम है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, मुर्शिद जो होता है वो ऐसे होता है, छोटा होता है मुर्शिद, और एक जगह शायद यहाँ भी उस समय जो बंगाल का दीवान था, कौन था, दीवान की अगर बात की जाए, बंगाल का दीवान अगर मैं बोलूं तो वो था मुर्शिद कुली खां, और ये था जो सूबेदार था। वास्तविक शक्ति इसी के पास थी, और 1717 में फर्रुखशियर के समय भी मुर्शिद कुली खां ही जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त होता है। तो यहाँ तक देखिए, अब क्या होता है, जब सिराजुद्दौला, अभी मेन कहानी जो शुरू होती है फ्रेंड्स वो होती है सिराजुद्दौला के समय से। तो जब सिराजुद्दौला शासक बनता है, कब बनता है, यहाँ हमने चर्चा की 1756 से 57 के बीच। तो बंगाल के नवाबों यानी कौन था, सिराजुद्दौला, और इसकी वजह अगर आपसे पूछा जाए तो क्या था कि जो 1717 में फर्रुखशियर के समय, किसके समय बात हो रही है, फर्रुखशियर, यहां हमने चर्चा की थी किसकी, फर्रुखशियर। तो 1700 में जो फर्रुखशियर द्वारा जारी फरमान था, हमने पिछली क्लास में चर्चा भी की थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, आर्म्स द्वारा कहा गया था उसे भारत का मैग्ना कार्टा। इसमें क्या था, मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने जो शाही फरमान जारी किया था कि जो है 3000 वार्षिक एक मुश्त के दर पे जो है वहाँ पर जो है अंग्रेज जो है पूरे बंगाल में व्यापार कर सकते थे। अब सोचिए 3000 एक बार उस समय देकर वो पूरे बंगाल में कहीं भी निःशुल्क व्यापार कर सकते थे, कोई अब उन्हें उसके लिए चुंगी वगैरह नहीं देना पड़ता। तो इसी की वजह से बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच जो है संघर्ष शुरू हुआ। जो इन दोनों के बीच युद्ध या संघर्ष की स्थिति शुरू हुई, उसकी वजह अगर आपसे पृष्ठभूमि पूछा जाए तो पृष्ठभूमि कहा जाए तो ये है। लेकिन तात्कालिक कारण ये था कि जब सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बनता है तो ना तो उसके जो भी मित्र थे या उसके सेनापति या दीवान था उसने भी उसका विरोध किया था, और उसकी मौसी जो थी घसीटी बेगम और उसका जो चचेरा भाई था यानी मौसी का बेटा जो था शौकत जंग, वो भी विरोध किया था। तो ये एक तात्कालिक कारण था कि यहाँ पर जो है बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य जो है युद्ध या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई।
तो अब क्या होता है, जब सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना, यहाँ हमने चर्चा कर ली है पहले ही। सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किसने किया था? जो इसकी चाची या मौसी थी, घसीटी बेगम। इसके अतिरिक्त इसका जो चचेरा भाई था, जो एक और मौसी थी, उसका बेटा था शौकत जंग। याद रखिएगा, वो पूर्णिया का सूबेदार था। इसका जो मौसी का बेटा था शौकत जंग, वो पूर्णिया का। इन दोनों ने विरोध किया। इसके अतिरिक्त वो जो दरबार में शक्तिशाली गुट थे, उन लोगों ने, उनमें कौन सा? जगत सेठ, अमीन चंद, राजवल्लभ राय, राजवल्लभ राय, राय दुर्लभ और मीर जाफर, जो कि उस समय सेनापति था, और राय दुर्लभ उस समय दीवान था। बंगाल का दीवान कौन था? राय दुर्लभ, और मीर जाफर जो था सेनापति था। इन सब ने सिराजुद्दौला के मतलब उत्तराधिकार या गद्दी पर बैठने का विरोध किया। उसके बाद क्या होता है, 1756 में ही सिराज जो है, क्योंकि इसका जो चचेरा भाई था शौकत जंग, उसकी तरफ मतलब पूर्णिया की तरफ प्रस्थान होता है उससे युद्ध करने के लिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कलकत्ता पर अंग्रेज जो है आक्रमण करने वाले हैं, तो वो राजमहल से वापस आता है और फिर कलकत्ता पर भी आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर देता है। और फिर वो क्या करता है, मनिहारी के युद्ध में, फिर जब 1756 में ही हुआ था, अपने चचेरे भाई शौकत जंग को पराजित करता है। क्योंकि ये पूर्णिया में जब जाता है तो सैनिक अभियान बहुत ही इसकी मजबूत थी, तो ये मनिहारी के युद्ध में अपने चचेरे भाई शौकत जंग को पराजित कर, और फिर यहाँ पर वो कलकत्ता में भी अंग्रेजों से आक्रमण कर उनको विवश कर देता है। और अंग्रेज भागकर कहाँ चले जाते हैं? फुल्टा द्वीप। और फुल्टा द्वीप है कहाँ? तो उड़ीसा में। उस समय उड़ीसा कहलाता था, आज का जो उड़ीसा है। और उड़ीसा में अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो गंजम जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला, वहाँ पर है ये फुल्टा द्वीप। वहाँ पर जाके ये अंग्रेज शरण ले लेते हैं। और एक घटना और भी उस समय घटी थी, जिसे कि हम ब्लैक होल की घटना जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक होल की घटना। इसमें क्या है, इसका वर्णन किसने किया था? तो याद रखिएगा, हॉलवेल द्वारा किया गया था। एक अंग्रेज था हॉलवेल, इसने इसका वर्णन किया था। इसने कहा था कि 20 जून 1756 को कलकत्ता में एक छोटी सी मतलब जो कोठरी थी, यानी छोटा रूम था, जिसमें शायद 124 या 127 लोगों को सिराजू जो अंग्रेज थे उसे बंद कर दिया। और जब उसे खोला गया तो केवल और केवल 23 लोग ही व्यक्ति जिंदा थे, बाकी सब मर गए थे। बाकी ये कहानी कितनी सच है यह, पर इतिहास की पुस्तकों में ऐसा ही वर्णन है, और इस घटना को हम ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं। तो ये घटना कई बार डायरेक्ट आपसे प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 20 जून 1756 आप डेट, मंथ और ईयर के साथ एकदम याद रखिएगा। तो ये घटना भी उसी समय की है, जब याद रखिएगा कलकत्ता पर आक्रमण होता है तभी की। अब सिराजुद्दौला क्या करता है, मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बना देता है। किसे प्रभारी बना देता है? मानिक चंद को। और कलकत्ता का जो नाम बदल के वो कर देता है, वो कर देता है अलीनगर। कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर देता है? अलीनगर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब अंग्रेजों का जब मद्रास में पता चलता है, क्योंकि उस समय गवर्नर कौन था अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, अगर अंग्रेजी गवर्नर की बात हो, वही सेनापति जो कि क्लाइव एक सेनापति के रूप में भारत आया था, अब अंग्रेज का बंगाल का गवर्नर बन गया। अंग्रेजी गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर, वो था क्लाइव। और क्लाइव कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1757 से 60 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा था। बंगाल का ये गवर्नर था। तो जब इसे पता चलता है कि अंग्रेज जो है भाग के फुल्टा द्वीप पर चले गए हैं, तो अंग्रेजों के निष्कासन की जैसे ही खबर मद्रास में पहुंचती है, तो वहां से एडमिरल जो वाटसन था, इसकी चर्चा भी हमने की थी,
जो सेनापति था, एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया। कहाँ भेजा गया? और बंगाल का उसी समय इसे बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया गया। 57 में क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया गया, याद रखिएगा। अब क्या होता है कि जब जनवरी 1757 में पहले जब क्लाइव और वाटसन आते हैं तो हमने चर्चा भी की थी, ये चर्चा हो रही है तृतीय जो है आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय, कि वो लोग कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। और 1757 में हमने कहा था फ्रांसीसियों का जो गढ़ था चंद्रनगर, उस पे भी अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वो भी सिराजुद्दौला के जब उत्तराधिकारी के लिए वहाँ युद्ध हो रहा था उसमें सहायता नहीं, ये लोग भी नहीं चाहते थे। तो याद रखिएगा कि चंद्रनगर पे जो कि फ्रांसीसियों का गढ़ या किला था उस पर भी अधिकार कर लिया, और इन्होंने कलकत्ता पर भी पुनः अधिकार कर लिया। अब क्या होता है, सिराजुद्दौला को फरवरी 1757 में जब कलकत्ता पर पुनः ये अधिकार कर लेते हैं और चंद्रनगर पर, तो विवश होकर इसे अली नगर की संधि करनी पड़ती है। किसे करनी पड़ती है? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य कौन सी संधि होती है? वो होती है अली नगर की संधि। उसके पश्चात क्या होता है, अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, अब इस संधि में देखिए क्या क्या बातें होती है। तो पहली होती है कि अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने दी जाए, क्योंकि अलीवर्दी ने क्या किया था, अंग्रेजों को कलकत्ता की और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलेबंदी करना मना कर दिया था या अनुमति नहीं दिया था। तो पहला ये हुआ। दूसरा हुआ सिक्के ढालने यानी टकसाल शुरू करने की बात की गई, अधिकार दिया गया। तीसरा हुआ कि नवाब द्वारा जितना भी युद्ध में क्षतिपूर्ति हुआ उसका वो भरेगा, यानी जितना भी युद्ध में क्षति हुआ अंग्रेजों का वो कौन भरेगा? नवाब भरेगा। और उसके अलावा चौथी बात हुई कि दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया, यानी अंग्रेजों ने भी कहा और सिराजुद्दौला ने भी कहा कि हम आगे मतलब फ्यूचर में यहाँ शांति बनाए रखेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। तो ये सारी घटनाएं घटी। याद रखिएगा उस समय बंगाल का जो गवर्नर है क्लाइव बन गया था। अब फिर होता है प्लासी का युद्ध, और ये कब होता है? 23 जून 1757 की ये घटना है, प्लासी का युद्ध। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ से बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, और एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, क्योंकि क्लाइव जो था गवर्नर था, तो इसी के नेतृत्व में ये युद्ध संपन्न हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना एक तरफ थी। इस युद्ध में अंततः सिराजुद्दौला की हार होती है, क्योंकि इसका सहयोग जो इसके मुख्य सेनापति और क्या बोलते हैं दीवान जो ये सब मिलके इसके साथ विश्वासघात करते हैं, वो अंग्रेजों की तरफ पहले ही मिल चुके थे। तो ये बेचारा जो सिराजुद्दौला था वो हार जाता है। यहाँ देखिए नवाब का जो प्रधान सेनापति था मीर जाफर ही इसका मुख्य सेनापति था, और दीवान जो था राय दुर्लभ, ये पहले ही अंग्रेजों से मिल चुके थे और इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। और वैसे भी इसकी जो मौसी थी, इसका चचेरा भाई, कोई भी नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला नवाब बने, तो इन सब ने इसका विरोध किया और फिर ये यहाँ हार जाता है। और फिर नवाब को जो नवाब की तरफ से यानी सिराजुद्दौला की तरफ से जो उसके विश्वसनीय लोग थे, उसमें दो लोग थे, एक था मीर मदान और एक था मोहनलाल। ये दोनों जो है युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं और ये सब जो है अंग्रेजों की तरफ मिल गए हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ आकर भले ही अंग्रेजों का पूर्ण रूप से बंगाल पर अधिग्रहण तो नहीं होता है, पर उनके पास जो है एक कठपुतली जो नवाब मिल जाता है, क्योंकि मीर जाफर ने तो अंग्रेजों का साथ ही इस बात के लिए दिया था कि अगला नवाब जो है बंगाल का मीर जाफर बनाया जाएगा। इसीलिए उसने क्या किया, अपने कुछ अंग्रेज मित्रों का सहयोग लिया और सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया उस युद्ध में। तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है। और फिर प्लासी युद्ध का परिणाम क्या आता है, कंपनी अब राजनैतिक शक्ति बनकर उभरी और बंगाल की सर्वोच्च शक्ति बन गई। भले ही मतलब पूर्ण रूप से तो अधिकार नहीं हुआ, पर सर्वोच्च शक्ति अब कौन बन गई, यही बन गई, क्योंकि अब ये बंगाल के नवाब को अपने इशारे पर नचाते थे।
इसके अलावा बंगाल की संपन्न खजाने तक पहुंच, अब व्यापार करना और भी आसान हो गया, कर मुक्त व्यापार आसानी से कर सकते थे ये लोग, तो ये इसके अलावा सैन्य शक्ति जो थी इनकी और भी मजबूत हो गई। सैन्य शक्ति जो थी अंग्रेजों की वो और अधिक मजबूत हो गई इस युद्ध के जीत के बाद। इसके अलावा अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ हुई। क्यों हुई कि जब मीर जाफर बनता है क्या बोलता है अगला नवाब, तो वो इन्हें 17,50,000 मतलब रुपए मुआवजे के रूप में देता है या नजराने के रूप में देता है। तो इनकी वित्तीय स्थिति भी अब क्या हो गई, काफ़ी जो है सुदृढ़ हो गई। तो ये सब जो परिणाम हुए थे प्लासी युद्ध के बाद। अब देखते हैं कि जब हमने पहले ही बंगाल के नवाबों का क्रम देख लिया है, तो कौन बनता है, अब मीर जाफर बनेगा और फिर मीर कासिम बनेगा। तो अब अंग्रेज क्या कहते हैं, मीर कासिम जाफर को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर देते हैं। पर याद रखिएगा ये एक कठपुतली नवाब है, ये अंग्रेज के इशारों पे काम करने वाली है। तो नया नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को क्या किया, मुक्त व्यापार करने की यानी टैक्स फ्री जो है व्यापार करने की अनुमति दे देता है। और कंपनी को जो है वेस्ट बंगाल का जो 24 परगना की जमींदारी भी जो है किसे दे देता है, अंग्रेजों को दे देता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त ही वो 17,50,000 रुपये मुआवजे के रूप में भी देता है और नजराने के रूप में अंग्रेजों को देता है। अब होता क्या है, जब समय बीतते जाता है इनके मांग बढ़ते जाते हैं, अंग्रेजों के क्या है दिन प्रतिदिन मांग बढ़ते जाते हैं। तो कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांग के कारण मीर जाफर कंपनी की मांग को पूरा करने में क्या होता है, असफल हो जाता है। क्योंकि मीर जाफर को सिर्फ यही नहीं करना पड़ा था, बल्कि इसने नवाब बनने के लिए जिस अंग्रेज मित्रों से साथ लिया था उन्हें भी कुछ पैसे देना पड़ा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके जो क्या बोलते हैं भू राजस्व जो थे वो कम, भू राजस्व मैं बोल रही हूँ, क्या उसे कह सकते हैं, वित्तीय स्थिति जो है इसकी खराब होती गई। किसकी, मीर जाफर की। क्योंकि इसे बहुत सारे पैसे मुआवजे भी देने लगे, जिसका सहयोग लिया था उन्हें भी सहयोग के लिए कुछ पैसे देने लगे। तो अब ये असफल जब हो गया तो क्या किया, इन्होंने मीर जाफर को अपदस्थ कर, मतलब मीर जाफर को हटाकर नया किसे बना दिया, और मीर कासिम को जो है बंगाल का अगला नया नवाब जो है घोषित कर दिया। मीर जाफर जब इनकी मांग को पूरा करने में असफल हो जाता है तो इसे अपदस्थ कर या हटाकर मीर कासिम को ये है जो अगला नवाब बना देते हैं। तो मीर कासिम था कौन, हुआ क्या कि जब ये मीर जाफर को बंगाल के नवाब पद से हटा देते हैं और उस समय मीर जाफर के बेटे मीरान की मृत्यु हो जाती है। तो मीरान की मृत्यु के बाद मीरान के पुत्र, और ये जो है मीर कासिम ये इसका दामाद है, याद रखिएगा इसका दामाद है। तो इसके दामाद मीर कासिम के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती है और बेंसी टाट, अब याद रखिएगा 60 तक आते आते, क्योंकि यहाँ 60 की बात हो रही है, तो जो बेंसी टाट था जो अगला गवर्नर बना बंगाल का 1760 से 64 तक रहा, ये मीर कासिम को चुना। नवाब किसे घोषित किया, मीर जाफर के दामाद को, ना कि मीर जाफर का जो पौत्र था मीरान का पुत्र उसे। तो अगला जो नवाब बना वो मीर कासिम। तो मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो उसके इस घटना को वेंसी टाट किससे मतलब संज्ञा देता है इस घटना की, तो जो 1760 की वेंसी टाट की जो क्रांति थी, वेंसी टाट 1760 की क्रांति से इसकी संज्ञा देता है मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है कि कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए मीर कासिम जो पहला कार्य, मीर कासिम काफ़ी समझदार था, याद रखिएगा चाहे जो भी हो मीर कासिम काफ़ी समझदार था। तो मीर कासिम ने सबसे पहला जो कार्य किया वो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद किसने की थी, ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने की, मुर्शिद कुली खान ने, और मीर कासिम ने बिहार के मुंगेर में कर दी। कहाँ से, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके बिहार के मुंगेर जिले में, मुंगेर है याद रखिएगा आज के बिहार में। तो इसके बाद ये किया था और ये काम कलकत्ता की कंपनी जो थी यानी
ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा के लिए क्या था। इसके अतिरिक्त क्या करता है वो 1762 में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि या गवर्नर, यहाँ बांसीटाट लिखा है, वांसीटाट याद रखिएगा, वेंसीटाट, किसी किसी बुक में इसका नाम वेंसीटाट भी लिखा होता है तो भी सही है, कहीं कहीं वांसीटाट भी लिखा होता है, वेंसीटाट ज़्यादा सही लगता है, इसे वेंसीटाट भी लिखा होता है, याद रखिएगा। ये अगला जो है गवर्नर है, याद रखिएगा, क्योंकि उस समय तक गवर्नर 1760 से 64 तक कौन था, वेंसीटाट ही था, बंगाल का। तो इसके और मीर कासिम के बीच एक संधि हुई, और संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजों को 9% जो है चुंगी कर देना होगा। लेकिन जब ये बात कलकत्ता के काउंसिल के पास गई तो कलकत्ता के काउंसिल ने इसे अस्वीकार कर दिया और उसने कहा कि जो अंग्रेज हैं बंगाल में मुफ्त व्यापार ही करेंगे, यानी कि फ्री जो है व्यापार करेंगे। अब हुआ क्या, इस बात को सुनने के बाद मीर कासिम क्या करता है, वो भारतीय व्यापारियों को या फिर आंतरिक व्यापार के लिए भी जो है फ्री जो दे देता है, मतलब कर नहीं लगेगा। जो भारत के व्यापारी भी बंगाल के अंदर व्यापार करेंगे तो उनका कोई कर नहीं लगेगा, यानी तो इस बात का जैसे ही अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों को लगा अरे ये तो मेरे विशेषाधिकार का हनन होने लगा, क्योंकि ये विशेष अधिकार तो सिर्फ हमें मिला था। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच मतभेद होता है, यानी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, और उसके बाद इनके बीच कुछ औपचारिक जो है युद्ध भी होते हैं। तो यहाँ हम आगे देखते हैं, मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा। ये अब हम आगे की बात करते हैं, यहाँ तक तो कहानी हमने समझी। तो क्या होता है कि जब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मतभेद हो जाता है तो मीर कासिम और इनके बीच औपचारिक युद्ध होते हैं। तो राजमहल में, मुर्शिदाबाद के गिरिया में और वर्धमान में 3 युद्ध होते हैं। किसके किसके बीच अगर बात की जाए, अंग्रेज व मीर कासिम के बीच, क्योंकि ये इस बात से परेशान हो गए। और इसके अतिरिक्त इसने मुख्य कार्य जो किए थे उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। 3 युद्ध होते हैं कब, 1763 में, कहाँ कहाँ, वर्धमान वेस्ट बंगाल के, उसके अलावा याद रखिएगा गिरिया में, और क्या बोलते हैं राजमहल में। 3 युद्ध होते हैं और इसी युद्ध में जो है मीर कासिम भाग जाता है, पराजित होता है, पराजित होकर भाग जाता है। और इसने याद रखिएगा मीर कासिम ने कौन कौन से मुख्य कार्य किए। अगर मीर कासिम के मुख्य कार्यों की बात आपसे की जाए, मीर कासिम द्वारा किए गए मुख्य कार्य, अगर कार्यों की मैं बात करूं तो एक तो उसने राजधानी जो है वो पहले ही हमने देख लिया, मुर्शिदाबाद से कहाँ किया था, मुंगेर। एक तो हो गया राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में कर दिया। नौकरशाही का ये पुनर्गठन कर देता है। यही सब बातें जो है अंग्रेजों और इनके बीच मतभेद का कारण बनती है। नौकरशाही का पुनर्गठन। इसके अलावा ये कहता है यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना को प्रशिक्षित करता है, यानी ट्रेंड करता है उसे। इसके अतिरिक्त ये मुंगेर में बंदूक व तोप कारखाने का निर्माण करता है। इसके अलावा याद रखिएगा यह वित्तीय भ्रष्टाचार को
समाप्त करता है, और जो एक और मुख्य कार्य करता है, एक नया कर शुरू करता है। नया कर सभी पर, याद रखिएगा, सभी पर एक नया कर लगाता है, आरोपित करता है, जो क्या नाम से जाना जाता है? खिरजी, खिरजी जमा के नाम से। और ये सारे खिरजी जमा, तो ये सारी बातें जो है अंग्रेजों को नहीं सूझती और इन दोनों के बीच मतभेद होता है। और वहीं फिर इन दोनों के बीच 63 में बर्दमान, गिरिया और राजमहल में 3 युद्ध होते हैं, जिसमें मीर कासिम पराजित होता है और यह भाग निकलता है। तो भाग कर ये पहले कहाँ जाता है, याद रखिएगा, भाग कर ये पहले तो जाता है मुंगेर, मुंगेर के बाद ये पटना जाता है, और पटना से तब ये जाता है अवध। कहाँ? अवध। तो मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल को हासिल करने के विचार से जब अवध पहुंचता है, तो फिर ये अवध का जो उस समय नवाब था सुजाउदौला, 1723 में वहां पर भी स्वतंत्र राज्य की नींव रखी गई थी सआदत खां द्वारा। तो उस समय जो अवध का नवाब था वो सुजाउदौला, और मुगल शासक उस समय था शाह आलम द्वितीय। इन दोनों के साथ एक संधि या संघ या संगठन बनाता है, और यही तीनों मिलकर फिर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना करते हैं। तो यहां तक की कहानी हमने समझी। अब आता है बक्सर का युद्ध। ये कब होता है? 1764 में। कब? डेट और अगर आपसे कई बार पूछा जाता है प्री एग्जाम में, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में एक तरफ से थे सुजाउदौला, मीर कासिम यानी बंगाल का जो अपदस्थ नवाब था। हाँ, एक बात याद यहाँ और रखिएगा कि जब इसे मीर कासिम को हटाया जाता है, क्योंकि मीर कासिम तो भाग निकलता है, तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, पुनः जो है मीर जाफर को अगला नवाब घोषित कर दिया जाता है। और ये बात याद रखिएगा, फिर से पुनः जो है बंगाल का नवाब कौन बन जाता है? मीर जाफर। तो इनके बीच जब ये दोनों के बीच युद्ध होता है, एक तरफ ये तीनों है, शाह आलम द्वितीय मुगल अवध का नवाब, और मीर अपदस्त जो बंगाल का नवाब है मीर कासिम, और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना थी। और जिसका नेतृत्व किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए तो हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा। अंग्रेजी सेना का अगर नेतृत्व पूछा जाए तो हेक्टर मुनरो ने किया था। और वहीं मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था? गुरगीज खान ने। मीर कासिम की यानी उन तीनों की सेना का नेतृत्व जो किया था वो गुरगीज खान ने। तो यहां तक कहानी हम समझ गए। अब इस युद्ध में भी क्या होता है, हार किसकी होती है? उन तीनों की, और जीत यानी कि जो अंग्रेज हैं बक्सर के युद्ध में जीत जाते हैं। और इसी के बाद से क्या होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, क्योंकि ये तीनों संयुक्त रूप से एक ही प्रांत था, तो अब किसके अधिकार में चला जाता है? अंग्रेजों के। तो यहां तक। अब 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर, हमने पहले चर्चा की 1757 से 60 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव बनता है। उसके बाद बेंसीटाट को 1760 से 64 तक बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर यानी अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर बनता है। और उसके बाद फिर 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनता है। तो कल के PYQ में हमने एक सवाल शायद कल या परसों एक ऐसे सॉल्व भी किए थे, जिसमें था एक तो इलाहाबाद की संधि भी दिया था और क्लाइव का पुनः भारत अभियान दिया था। तो इसीलिए पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी क्लाइव का बंगाल का गवर्नर बन जाना, और फिर 1765 में ही आगे जाकर इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि हुई थी। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, आप अगर कहानी की तरफ समझेंगे तो आप आसानी से जो है रिलेट करते हुए सवालों को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा नीचे मैटर ढक जा रहा है, मैं बता दे रही हूँ। बंगाल में एक नया सूबेदार का प्रावधान किया जाता है, याद रखिएगा, जब क्लाइव दूसरी बार बंगाल का। और याद रखिएगा यहाँ ही क्या होता है कि फैब 1665 में, सॉरी 1600 की बात कहाँ से हो गई, 1765 में जो है मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। जो अभी मीर
मृत्यु हो जाती है। जो बंगाल का नवाब था उसकी फरवरी में मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या किया गया था, अब अगला जो नवाब बनाया गया था नजमुद्दौला को बनाया गया था। तो याद रखिएगा जब नजमुद्दौला बंगाल का गवर्नर बनता है, सॉरी गवर्नर नहीं नवाब बनता है, तो उस समय अंग्रेज उसके साथ एक संधि करते हैं। और वो संधि क्या था कि अब बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया जाएगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति कौन करेगा, अंग्रेज। अब देखिए कितने चालाक, नियुक्ति भले ही एक नायब सूबेदार तो रहेगा पर नियुक्ति कौन करेगा, वो अंग्रेज। तो यहाँ एक कंपनी द्वारा सूबेदार रखा जाता है। तो मोहम्मद रजा खां को यहाँ जो लिखा है बंगाल का प्रथम नायब सूबेदार बनाया जाता है। मोहम्मद रजा खां को बंगाल का प्रथम, वो अंतिम भी याद रखिएगा, ये भी अंतिम भी था, सूबेदार बनाया जाता है या नियुक्त किया जाता है। और बिहार का किसे बनाया जाता है, सिताब राय को, और उड़ीसा को राय दुर्लभ को। राय दुर्लभ जो कि पहले बंगाल का दीवान था, उसी को उड़ीसा का जो है नायब सूबेदार घोषित किया जाता है उड़ीसा में, और सिताब राय को बिहार का जो है नायब सूबेदार नियुक्त किया जाता है। अब क्या होते हैं, दो इलाहाबाद की संधियां होती है। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है तो दो इलाहाबाद की संधियां होती है। इन दो संधियां, एक होता है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और एक होता है अवध के नवाब सिराजुद्दौला। होता क्या है कि जब बक्सर का युद्ध होता है तो युद्ध के पश्चात ही मुगल शासक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर देता है, यानी अंग्रेजों के शरण में चला जाता है। लेकिन अवध का जो नवाब था कुछ दिन अंग्रेजों का विरोध करता है, लेकिन बाद में खुद को आत्मसमर्पण ये भी जाकर कर देता है अंग्रेजों में। अब क्या होती है, पहले होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि, ये होती है 12 अगस्त 1765 को, जबकि दूसरी जो होती है 16 अगस्त 1765 को, एक ही महीने में 4 दिन के अंतर के बाद। तो इसमें होता है शाह आलम द्वितीय के साथ और कंपनी के संरक्षण में। और इसमें क्या होगा, शाह आलम द्वितीय क्या किया, कंपनी के संरक्षण में चला गया, 26 लाख रुपए सालाना जो है ये पेंशन पे चला गया। और इससे क्या किया गया, शाह सुजाउद्दौला से, किससे, जो अवध का नवाब था उससे इलाहाबाद के कड़ा और कुछ क्षेत्र को लेकर किसे दे दिया जाता है, शाह आलम द्वितीय को। देखते हैं यहाँ लिखा भी है, कंपनी को अस्थायी रूप से, उसके बाद और भी क्या होता है, इस घटना के बाद कंपनी को अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी तो प्राप्त ही हो जाती है। जैसे ही 64 के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है तो क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी होती है किसे प्राप्त हो जाती है, अंग्रेजों को। कंपनी द्वारा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए के वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया जाता है। ये 26 लाख पेंशन पे अंग्रेजों के हाथों में सौंप देता है सब कुछ। और अवध के जो नवाब थे, कौन थे अवध के नवाब इस समय, सिजाउद्दौला। तो सिजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के कुछ जिले लेकर, कड़ा भी इलाहाबाद के पास ही है, तो ये लेकर किसे सौंप दिया जाता है, मुगल सम्राट। और इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र था वो सुजाउद्दौला को दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सुजाउद्दौला से ही कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर कुछ किसे सौंप दिया जाता है, मुगल सम्राट को। अब होती है द्वितीय, जो है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। ये किसके बीच, सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच होती है। याद रखिएगा दोनों संधि जो हुई थी, क्लाइव ही दोनों के समय क्योंकि गवर्नर था, और एक तरफ सुजाउद्दौला एक में रहा और एक में शाह आलम द्वितीय। तो अवध का अब जो शेष क्षेत्र था वो सुजाउद्दौला को वापस दे दिया गया। कड़ा और इलाहाबाद का कुछ क्षेत्र कर किसे दे दिया गया, सुजाउद्दौला को। और नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति देना पड़ा। जितने भी युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई उसका मुआवजा किसने भरना पड़ा, सुजाउद्दौला, यानी कि अवध के नवाब को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति देना पड़ा अंग्रेजों को। कंपनी द्वारा, अब देखिए कितना चालाक है, कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखा गया। क्या रखा गया, अंग्रेजी सेना की जो रखा गया। इसीलिए कहा जाता है,
खर्च कौन देगा? नवाब ही देगा, बट सेना किसकी रहेगी? वो अंग्रेजों की रहेगी। सुरक्षा, अब सोचिए कितने चालाक थे अंग्रेज, सुरक्षा भी कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षा आपकी कर रहे हैं, और खर्च कौन चला रहा है? तो वो नवाब द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो बनारस का जमींदार था बलवंत सिंह, उसको अंग्रेजों के ही संरक्षिता में यानी संरक्षण में उसके क्षेत्र पर उसका क्षेत्र उसे वापस कर दिया गया, जिसमें बनारस और गाजीपुर वगैरह का कुछ क्षेत्र था जो अंग्रेजों के संरक्षण में उसे वापस दे दिया गया। इसके अलावा कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का छूट मिल गया। अभी तक तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ही मिला, अब अवध में भी वो क्या कहते हैं, अवध में भी कर मुक्त जो है व्यापार कर सकते थे। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि वो क्या बोलते हैं, जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि में, इसीलिए कहा जाता है जो सहायक संधि की नींव पड़ी थी यहीं से कहीं ना कहीं पड़ गई थी। अब है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद प्रभाव क्या क्या पड़ा भारत पर? तो अंग्रेजों की विजय का बंगाल के इतिहास पे विशेष प्रभाव पड़ा काफी, क्योंकि अब तो उसके बाद कठपुतली नवाब वहां बन गए थे। भले ही नवाब बंगाल का था पर वो किसके इशारों पे चलता था? अंग्रेज के इशारों पे। अभी भी क्योंकि 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु होती है तो कुछ टाइम के लिए नजमुद्दौला बनता है, और सबसे लास्ट में जो बनता है वो सैफुद्दौला, जो 1766 से 1770 तक बंगाल की गद्दी पर बैठता है। ये हुआ। अभी भी बंगाल में नवाब तो सर्वोच्च अधिकारी है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर है, यानी कि वो जो चाहेंगे वैसे कर सकता है। इससे नवाब के आंतरिक कलह भी पता चले गए, क्योंकि सिराजुद्दौला था, उसका सारे जो अपने ही लोग विरोध कर रहे थे, तो ये सारी जानकारियां मिल गई कि देखो कैसे ही इन दोनों में खुद में ही फूटे पड़े हुए हैं, तो ये सब पता चल गया। और ब्रिटिश ने बंगाल के व्यापार पर भी सफलतापूर्वक अपनी जो है इजादारी जो है कर ली। वो अब जहां भी चाहे बंगाल में, क्योंकि कर मुक्त व्यापार मिल गया, तो वो जहां भी चाहता था वो आराम से जो है व्यापार कर लेता था। तो ये सारी चीजें हुई। बक्सर के युद्ध से क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद तो अब पूरी तरह ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा उनके हाथों में चला गया। तो अब युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक, बंगाल का अर्थ यहाँ है उस समय का संयुक्त रूप से बिहार और उड़ीसा भी। बंगाल नवाब के भाग का अंत, क्योंकि अब नवाब तो सिर्फ नाम का ही रह गया, क्योंकि इसके साथ संधि हो गई और सब कुछ अंग्रेज के अनुसार, तो इसके भाग का अंत हो गया। युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया। ये भी साबित कर दिया कि ब्रिटिश जो है भारतीयों से ज़्यादा जो है ताकतवर हैं, उनकी जो सेना है ज़्यादा कुशल और प्रशिक्षित है। भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग भी और ज़्यादा सुदृढ़ हो गया, क्योंकि जैसे ही ये बंगाल में पूरी तरह अपना प्रभाव जमा लिए, अब और भी भारत के क्षेत्रों में या भारत पे उनके लिए जो शासन करना आसान दिन प्रतिदिन होता गया। और व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार में अपनी इजारेदारी कायम कर ली। अब ये चाहते थे, क्योंकि पूरे जगह ही अवध में भी कर मुक्त हो गए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा ये क्षेत्र जो है कर मुक्त था, तो ये यूरोप में व्यापार करने में जो है पूरी तरह, क्योंकि अभी तक पुर्तगाली चले गए थे, डच चले गए थे। 1763 में जो है ना फ्रांसीसी भी जो है 60 में वांडीवास के युद्ध में हार गए थे, तो उनका भी कहीं ना कहीं पतन हो गया। और तृतीय जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ, उसमें यह भी हो गया कि अब फ्रांसीसी केवल और केवल व्यापार ही भारत में कर सकते हैं, किलेबंदी नहीं कर सकते। तो अब पूरी तरह इनका जो है यानी कि ब्रिटिश का ही भारत पे अधिकार होने लगा। तो आज की क्लास में हमने ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स थे उन सब की एक एक करके चर्चा की। अब कल हमारी जो क्लास होगी इसके आगे जो भी मेन टॉपिक है उससे संबंधित होगी। तो आज का जो भी सुझाव है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे ही मन लगाकर अच्छे से पढ़ते रहिए। तो कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।